जितने सबने कभी न कभी अपने बड़े बुद्धि से सुना है, समय बर्बाद होता है। लेकिन ये समय है, ये चीज क्या है? समय बहुत एक अस्थूल, सूक्ष्म या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी हम हर समय की बात करते हैं और हर घड़ी ब्रेक की बात करते हैं। तो समय की जहां तक बात है, जब हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं, जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं, जब हम अपनी वनस्पति की बात करते हैं, जब हम अपने जलवायु या मौसम के भी परिवर्तन की बात करते हैं, तो समय एक ऐसा पैरामीटर है जो कहीं न कहीं से उसमें हमेशा बीच में जाता है। लेकिन समय, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.6 अरब साल का बना है और लगभग इतनी ही आयु हमारी सूरज की है। लेकिन अगर हम बात करें इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, तो इसकी आयु 15 अरब वर्ष के आसपास में है। लेकिन अगर मानव जीवन की बात करें तो 100 वर्ष से कम है। तो हर व्यक्ति की आवश्यकता पर, उसके परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करते हुए समय का पैमाना बदलता रहता है। आज जिस समय के पैमाने की मैं बात कर रहा हूं, समय का वो पैमाना केवल लगभग 40,000 वर्ष पूर्व तक का है। और इस पैमाने पर कितना समय बीता है, इसको जानने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं, उसमें हम कार्बन के उस समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग करते हैं जिसका परमाणु भार है 14, यानी कार्बन 14। और इसको हम लोकप्रिय भाषा में रेडियो कार्बन कहते हैं, क्योंकि कार्बन के 3 जो समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, उनमें से कार्बन 12 और कार्बन 13 तो स्थायी है, लेकिन जो कार्बन 14 है वो रेडियोएक्टिव है, रेडियो सक्रिय है। और अगर इसकी किसी मात्रा को आप किसी स्थान पर रख दें और आप कुछ न करें तो भी 5,730 वर्षों के बाद इसकी मात्रा घटकर लगभग आधी हो जाएगी। इसकी रेडियो सक्रियता का ये जो सिद्धांत है, जो इसकी प्रकृति है, इसका उपयोग हम समय के, काल के या काल के पैमाने के लिए करते हैं। लेकिन एक तरह से चेतावनी जो खासतौर पर जब बच्चों को मैं व्याख्यान देता हूं तो मैं देना चाहता हूं कि ये जिस डेटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये डेटिंग अलग तरह की डेटिंग है। और ये देखिए, प्रोफेसर यहाँ पर जो है डेटिंग पर लेक्चर देने वाले थे, इसमें बहुत सारे बच्चे चले आए। अब बेचारे कुछ बड़े निराश हुए, पहले बताते हैं कि इस तरह की डेटिंग पर लेक्चर था, तो हम आते ही नहीं। समय क्या है? जैसे मैंने कहा, समय टाइम इज एन इल्यूशन और लंच टाइम इज द। आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था कि समय जब इसे सापेक्षता को समझाने के लिए कहा गया, तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर आप किसी बहुत खूबसूरत सी महिला के पास बैठे हो तो आपको 1 घंटा भी लगेगा जैसे 5 मिनट बीते हो। और आप मेरे जैसे बूढ़े का अगर व्याख्यान सुन रहे हो तो आपको 5 मिनट भी लगेंगे कि 1 घंटे जैसा। तो मूल सिद्धांत इसका यह है कि कार्बन 12 और 13 ऐसे आइसोटोप्स हैं, ऐसे समस्थानिक हैं जो स्थायी हैं, जबकि कार्बन 14 जैसे मैंने कहा रेडियो सक्रिय। हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन 14 की मात्रा बहुत कम है। और अगर हम इसका फ्रैक्शन देखें तो 1.3 गुणा 10 की घात -12, यानी कि बहुत कम परमाणु हमारे इस वातावरण में कार्बन 14 के हैं। इस रेडियो कार्बन विधि से आयु निर्धारण की खोज की थी विधि नाम के वैज्ञानिक ने। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल कमेटी ने 1960 में कहा था, Seldom has a single discovery in chemistry had such an impact on the thinking in so many fields of human endeavor. Seldom has a single discovery generated such wide public interest. असल में लोगों को ऐसा लगा था कि जैसे कोई जादू हो गया हो। और उस समय कई बार लोग ये भूल जाते थे कि कार्बन 14 की आधाई या हाफ लाइफ 5,730 वर्ष के करीब है। तो 6 या 7 हाफ लाइफ के बाद जो भी कार्बन 14 होगा, उसकी मात्रा लगभग इतनी कम हो जाएगी कि हम उसे माप ही नहीं सकते। तो एक अपर लिमिट है रेडियो कार्बन विधि के एप्लीकेशन की, उपयोग की, और वो करीब है 40,000 वर्ष। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारा इतिहास, अगर हम गुरु सिंह की बात करें, यानी कि वो हमारी पृथ्वी के इतिहास का समय पिछले 10,000 वर्ष का, जिससे थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई एक आइस एज के बाद, तो हमारी सभ्यता की जितनी चीजें हमारे पास हैं, उनमें जितने आप प्रमाण देखते हैं वो पिछले 10,000 वर्ष के हैं। चाहे कपड़े का इतिहास हो जो 8-9 हजार वर्ष पुराना है, चाहे और दूसरे ऐतिहासिक या आर्कियोलॉजिकल चीजों की बात करें। लेकिन रेडियो कार्बन आयु के पीछे का, इस मेथड के पीछे का तर्क क्या है? हमारे वातावरण में रेडियो कार्बन है, इसका स्रोत क्या है और ये आया कहां से? अब आप देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और कोई भी जो जीवित पेड़ पौधा है वो फोटोसिंथेसिस में इंगेज होता है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर धीरे धीरे कार्बन के तीनों समस्थानिक आ जाते हैं।
जिनमें से कार्बन 14 सबसे कम परिमाण है। और इस CO2 के कारण से 12 और 13 बहुत कम है, तो जब तक पेड़ जिंदा है एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है हवा के साथ। उस हवा से कार्बन इसमें आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आती है, और कुछ समय के बाद जो रेशियो है, जो अनुपात है कार्बन 12 का, कार्बन 13 का और कार्बन 14 का, वो निश्चित हो जाता है। लेकिन जिस समय हम किसी पेड़ को काट दें, प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब के बाद उस पेड़ में कार्बन 12 का लेवल बिल्कुल वही रहेगा, कार्बन 13 का लेवल भी बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 का लेवल एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने वो परिवर्तन की, कार्बन 14 के अमाउंट में परिवर्तन की या कमी होने की जो दर है वो अगर हमें पता है, तो हमें एक टूल मिल गया, हमें एक फॉर्मूला मिल गया, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम पहले उस पेड़ को काटा गया। लेकिन सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, बहुत सारी संभावनाओं को देखा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि कार्बन आता कहां से है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अंतरिक्ष किरणें आ रही है उनमें कार्बन 14 हो, लेकिन कार्बन 14 की हाफ लाइफ बहुत कम है, अंतरिक्ष किरणें बहुत दूर से आती हैं और इतनी मात्रा में नहीं होती कि उनसे हमें कार्बन 14 इतना मिले। ये भी पाया गया कि वातावरण में ऊपर जाने पर अगर हम न्यूट्रॉन्स को देखें तो न्यूट्रॉन्स का जो कर्व है वो किस तरह का आएगा। अगर पृथ्वी से न्यूट्रॉन्स निकलते होते या कार्बन 14 निकलता होता तो ये परिवर्तन होता इस तरह से कि धीरे 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 पृथ्वी से ऊपर जाने से कम होता जाए। ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर न्यूट्रॉन्स की नाभिकीय अभिक्रिया से कार्बन 14 वातावरण में बन रहा हो तो हम इस बात को समझ सकते हैं, और अंत में यही निष्कर्ष निकला। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ज्यादातर सूरज से जो पॉजिटिव रेज निकलती हैं, जिन्हें हम सोलर पार्टिकल्स या सोलर पॉजिटिव रेज कहते हैं, उनके अंदर कार्बन 14 हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज के अंदर केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रियाओं से हीलियम बन रहा है, कार्बन 14 इसमें नहीं बन रहा। और अगर बिल्कुल उसके शुरू में बनने के समय में कार्बन 14 की सूक्ष्म मात्रा उपस्थिति थी तो वो उसके 4.5 अरब वर्ष के इतिहास में तो बहुत पहले, यानी लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ही वो समाप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कार्बन 14 कहीं बाहर से नहीं आया, वातावरण में बना है। कुछ और उत्तर इस तरह के अनुभव लोगों को हुए जिसके बारे में उन्होंने सोचा। एक यूडेलाइट नाम का एक खनिज था, उसमें यूरेनियम और थोरियम के आधार पर जितनी रेडियो एक्टिविटी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा रेडियो एक्टिविटी थी। तो किसी ने सुझाव दिया कि हो सकता है फॉस्फेट बेस के कारण, अंतरिक्ष के कारण उसमें नाभिकीय अभिक्रिया हुई तो उसमें कार्बन 14 आ गया। विक्टर हेस ने 1911 में उपयोग किया था और उससे पता चला था कि अंतरिक्ष किरणें हमारे वातावरण से ऊपर जाने पर भी लगातार चारों तरफ से आ रही है और इनका स्रोत कहीं बहुत दूर है, हरे पृथ्वी पर चारों तरफ से आ रही है। इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता दिन और रात में का कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब सूरज से भी नहीं आ रही। और मिल्टन ने उसमें ये देखा था कि जब हम झील के अंदर जाते हैं तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनके मैं डिटेल्स में नहीं कहूंगा, लेकिन देखा गया कि नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन की वर्षा से भी ये बना, कार्बन 13 पर न्यूट्रॉन की वर्षा से भी ये बना। और प्रयोगशाला में जब प्रयोग किए गए तो पता चला कि न्यूट्रॉन की नाइट्रोजन पर अभिक्रिया से रेडियो कार्बन बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि पृथ्वी के वातावरण में लगभग 70% नाइट्रोजन है, तो सिद्धांत रूप में संभव है यदि कहीं से न्यूट्रॉन्स उस पर बरसे तो आप रेडियो कार्बन को बना सकते हैं। और ये न्यूट्रॉन कहां से आए? ये न्यूट्रॉन बाहर से कहीं से नहीं आए, क्योंकि न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ 8 मिनट के आसपास है और अगर न्यूट्रॉन्स आते भी तो वो अपने ग्रुप के हो गए होते हैं। वैसे भी कॉस्मिक रेज में हम जानते हैं कि 90% से ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और 9% के करीब पार्टिकल्स। तो ये न्यूट्रॉन्स जो आए ये प्राइमरी अंतरिक्ष किरणों के वातावरण में तीन अभिक्रिया हुई, यानी कि प्रोटॉन ने बम्बार्ड किया नाभिक के साथ और उसमें न्यूट्रॉन निकला। वो न्यूट्रॉन फिर नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और इस अभिक्रिया में रेडियो कार्बन बनता है। तो कहानी कुछ इस तरह की होगी जो आप देख रहे हैं। न्यूट्रॉन ने बम्बार्ड किया लेफ्ट से नाइट्रोजन के 14 वाले आइसोटोप पर और उससे कार्बन 14 बन गया। तो ये इस बारे में अब कोई संदेह नहीं है, ये मोरलेस ये अब बिल्कुल तय है कि वातावरण में रेडियो कार्बन कहां से आया। ये वातावरण में आया कॉस्मिक रेज की वातावरण के मुख्य रूप से नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया से, और जब भी रेडियो कार्बन बना तो कुछ ही वर्षों में ये पूरे वातावरण में घुल मिल जाता है और फिर वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का एक
भाग बन जाता है और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ये पेड़ पौधों में आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि पेड़ पौधों को पशु पक्षी खाते हैं, उनके शरीर में भी पहुंच जाता है। हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है और उसको जब तलछट के रूप में पानी के बहने से वो मिट्टी में मिल जाता है और उसके बाद मिट्टी बहकर किसी नदी या समुद्र या किसी झील में चली जाती है, तो उसमें जो सेगमेंट या तलछट होती है उसमें भी कार्बन 14 का अंश पहुंच जाता है। यहाँ पर भूविज्ञान के लिए, जियोलॉजी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खोज के रूप में चीज सामने आई, क्योंकि जब भी कहीं से बहकर मिट्टी किसी झील में उदाहरण के लिए जाएगी तो पहले वो नीचे जाएगी, जो बाद की मिट्टी होगी वो उसके ऊपर आएगी। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमा होती जा रही है। तो बहुत सीधा साधा इसका जो सिद्धांत है वो यह है कि जो चीज सबसे नीचे है वो सबसे पुरानी है, जो चीज ऊपर है वो सबसे लेटेस्ट, सबसे बाद की है। लेकिन कितनी पुरानी, इस कितनी पुरानी का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन का उपयोग किया जाता है। अगर बच्चों को समझाना हो तो हम रेडियो कार्बन डेटिंग के सिद्धांत को कुछ इस तरह से समझा सकते हैं। अगर आपने किसी जगह से आम तोड़े किसी बाग से और उनको आपने गलिया में रख दिया, मान लिया कि 16 आम है जो कच्चे हैं, और हम ये बताएं कि एक दिन में उनमें से आधे आम पक जाते हैं, तो एक दिन के बाद तो 16 में से 8 आम पके होंगे, 8 आम कच्चे होंगे। एक दिन और बीत जाए, यानी 2 दिन टोटल हो जाए, तो आप देखेंगे कि 4 कच्चे आम बचे और 12 पक्के आम बचे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जो चीज हमने यहाँ पर एक दिन कही है उसे हम हाई कह सकते हैं, अढ़ाई भी कह सकते हैं। और कार्बन 14 के केस में वो अढ़ाई 5730 वर्ष है, यानी हर 5730 वर्ष में कार्बन 14 या कार्बन 14 या रेडियो कार्बन की मात्रा घटकर आधी हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पर कच्चे और पक्के आम को गिने तो हमें पता चल गया कितने दिन पहले इनको तोड़ा गया था। अगर हमें केवल 2 कच्चे आम मिले, इसका मतलब 3 दिन बीत चुके हैं। अगर हमें 4 कच्चे आम मिले, इसका मतलब केवल 2 दिन बीते हैं, और इस तरह से बैक कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये इसका जो सिद्धांत है इसे नॉन मैथमेटिकल रूप में समझा जा सकता है। वैसे इसकी एक इक्वेशन भी है, जिस इक्वेशन या समीकरण का उपयोग हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल है, पर मूल सिद्धांत इसका यह है कि कार्बन 14 के मापन में भी हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जितना ज्यादा कार्बन 14 होगा उतना ज्यादा कार्बन 14 के आइसोटोप या परमाणु जो है वो डीके होंगे, या उसके न्यूक्लियस जो है वो डीके होंगे। इसमें डीएनए होना चाहिए, अतः के बाद जी डीएन बाय एन होना, एन बाय एन नहीं चाहिए। मैंने असल में उसको अच्छा ओके वो मैंने क्या कहीं कुछ टाइपिंग में भी नहीं, एक्चुअली देखकर इससे कन्वर्शन में इस पर मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो सिद्धांत यह है कि जब आपने कोई मिट्टी कहीं से इकट्ठी की, या आपने कहीं से किसी पेड़ पौधे को इकट्ठी किया, आपने लकड़ी इकट्ठी की, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें रेडियो कार्बन है, तो पहला काम है उस रेडियो कार्बन को उससे एक्सट्रैक्ट करना, जिसे हम इस लकड़ी को जलाकर कर सकते हैं। उस कार्बन को जलाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम एसिटाइलिन बनाते हैं, और उस एसिटाइलिन के प्राइमराइजेशन से हम बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन लिक्विड फॉर्म में है और बहुत कॉम्पैक्ट, आप देख सकते हैं उसमें 6 और H6, यानी उसमें 6 12 में से आधे परमाणु जो है वो कार्बन के हैं। तो काफी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें इस तरह से कार्बन मिल गया, और इसको फिर लिक्विड सेंचुरेशन काउंटर में रख के हम उसकी मात्रा मापते हैं। तो ये तो फिर इसकी प्रक्रिया है, इसकी मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। और एक और तरीका जो इसको मापने का है, रेडियो कार्बन तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड सेंचुरेशन काउंटर में जो डीके होते हैं हम उन्हें काउंट करते हैं, और ये डीके प्रोपोर्शनल होंगे टोटल कार्बन 14 जो वहां पर उपस्थित है। लेकिन ये सोचा गया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कार्बन 14 का इस तरह से मापना तो बड़ा लंबा समय लगता है, आपको जो कार्बन का अमाउंट चाहिए वो भी 2 ग्राम चाहिए। अगर आपके नमूने में 2 ग्राम कार्बन नहीं है तो आप उसकी डेट नहीं पता लगा सकते, और इससे कई समस्याएं खड़ी हुई। उदाहरण के लिए एक कपड़ा मिला था जिसको लोगों ने कहा कि ये शाउट है टाइल्स का, उसे शाउट चूरे के नाम से जाना गया, लेकिन उसका कपड़ा था, उसका वो बड़ा रोमांचक कपड़ा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि बहुत दुर्लभ चीज थी। जो प्रसिद्धि थे, जो नोबेल अवार्ड जिन्होंने इस तरीके को खोजा था, उन्होंने कहा आप मुझे 1 मार्क बराबर कर दीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि ये शाउट सचमुच उनका है या नहीं, लेकिन वो नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद जब वैज्ञानिकों ने एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस तरीके का को खोज निकाला, तब एक टिकट के बराबर टुकड़ा उससे दिया गया, और उससे पता चला कि ये तो कोई 500 साल पुराना कपड़ा है,
इसका मतलब शार्ट ऑक्सीजन हो ही नहीं सकता था। लेकिन इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत यह है कि हम इसमें उन एटम्स को, कार्बन 14 के एटम्स को देखें। व्यावहारिक समस्या क्या थी? व्यावहारिक समस्या ये थी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम उस गैस को अंदर खींचते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन से उसे बम्बार्ड करते हैं तो उसका आयनाइजेशन हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक धनायन या पॉजिटिव आयन बन जाता है। उस पॉजिटिव आयन को हम चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारते हैं और उसको उसकी वेलोसिटी या एनर्जी है उस पर निर्भर करते हुए वो आपस में अलग अलग हो जाते हैं। भारी और हल्के जो आइसोटोप्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें परेशानी ये थी कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ना कुछ गैस वातावरण की उपस्थिति होगी जिसमें 78% नाइट्रोजन होगी। अब कहाँ नाइट्रोजन और कहाँ -12 के ऑर्डर का कार्बन 14 और 78% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में कार्बन 14 को नापना संभव नहीं था। इसका मतलब कि अगर हम पॉजिटिव आयन स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं तो हम स्टॉर्मटेक इफेक्ट देखेंगे नाइट्रोजन का और हम कार्बन को नहीं नाप पाएंगे। उसके तरकीब ये सोची गई कि हम इसके बजाय इसके नेगेटिव आयन बनाए और सीजियम से बम्बार्ड करके जब नेगेटिव आयन है तो ये देखा गया कि नाइट्रोजन 14 का जो आयन बनता है वो स्टेबल नहीं होता, वो खत्म हो जाता है, लेकिन कार्बन का बचता है। तो इस तरह से बजाय इसके कि आप 2 ग्राम कार्बन लेके उससे आप बेंजीन बनाए, उसके बाद वेट करते रहे कब उसमें डिके होते रहे, आप उन्हें काउंट करें, आप मिलीग्राम अमाउंट ऑफ कार्बन को स्पेक्ट्रोमीटर में यूज करेंगे ग्रेफाइट के रूप में डालकर और उसके बाद आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि नमूने में कितने परमाणु के कितने एटम्स हैं वो काम कर सकते हैं। और अगर वो आपको पता चल गया और आपको ये पता बनाना है कि शुरू में कैसे थे, इसमें एक बहुत सीधे सिद्धांत का उपयोग किया गया। हमें पता है कि वातावरण में कार्बन 12 का, कार्बन 13 का और कार्बन 14 का अनुपात कितना है। मैंने आपको जैसा भी बताया कि कार्बन 14 इसमें केवल 1.3 × 10⁻12 इसका फ्रैक्शन है। हम अपेक्षा करते हैं कि जो नमूना या पेड़ पत्ता टूटने के बाद फिर मिट्टी में गिरा सेडिमेंट में जाएगा, किसी भी और जगह जाएगा, उसमें भी रेशियो लगभग 10 होगा। तो हम उससे ये पता लगा लेते हैं कि इनिशियली कितना कार्बन 14 इसमें होना चाहिए था और कितना कार्बन 14 इसमें आज उपस्थित है। और क्योंकि हमें डीके का रेट पता है तो हम बैक कैलकुलेट करते हैं कितना समय उतने कार्बन 14 से खींचकर कितने कार्बन 14 बनने में लगा। अब मैंने जैसे आपको बताया एक्सेलरेटेड स्पेक्ट्रोमेट्री से बहुत कम यानी मिलीग्राम मात्रा में अगर कार्बन है तो भी आप डेटिंग कर सकते हैं और बहुत कम समय इसमें लगेगा तुलना में। और बहुत सारी ऐसी चीजों का आप रेट पता लगा सकते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें कुछ जटिलताएं हैं जो हमने अभी तक बात नहीं की जिनके बारे में। बहुत सरल पिक्चर है कि हमने कार्बन 14 का मापन किया, कितना होना चाहिए था और इससे हमने कितना समय इतना कम होने में लगा वो बता दिया। लेकिन इसमें हमारी असम्पशन है कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 का वातावरण में अनुपात हमेशा एक रहा है। इम्प्लिसिटली हमने ये भी मान लिया कि कॉस्मिक रेज जो पृथ्वी पर बरस रही है अंतरिक्ष से वो भी हमेशा उतनी ही बरसती रहेगी। ये भी सही नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और चूंकि कॉस्मिक किरणें चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब वो पृथ्वी पर पड़ती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो विक्षेपित हो जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं। और अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बदल जाएगा तो जो लो एनर्जी की कॉस्मिक रेज है वो शायद पृथ्वी पर कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे वातावरण में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो नेचुरली जो प्रोडक्शन जितना हम सोच रहे हैं उतना कार्बन 14 का नहीं होगा। तो ये जो हमारी इतनी सारी एजम्पशंस हैं इनको वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन किया और उसके बाद ये पता लगा कि इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ करेक्शन हमें लगाना पड़ेगा। और ये तो है वो चीजें जो प्रकृति की हैं, लेकिन प्रकृति के अलावा जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारे वैज्ञानिक प्रयोग हैं, इनके कारण भी वातावरण में कार्बन 14 की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर कहें कि 1890 के बाद जब काफी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ी तो वातावरण में लकड़ी के जलाने से, कोयले के जलाने से ऐसा कार्बन आने लगा बहुत बड़ी मात्रा में जिसमें रेडियो कार्बन था ही नहीं। हम सब जानते हैं कि कोयला लकड़ी से बना है और उस लकड़ी से जो करोड़ों साल पुरानी है, यानी उस लकड़ी में या उस कोयले में कार्बन 14 की मात्रा शून्य है। अगर हम उस लकड़ी को जलाकर, उस कोयले को जलाकर हम वातावरण में अगर कार्बन जोड़ रहे हैं तो हम वातावरण में जो सांद्रता कार्बन 14 की है उसे कम कर रहे हैं। इसके लिए हमें करेक्शन लगाना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल है।
1940-50 के आसपास के बाद से जब नाभिकीय परीक्षण शुरू हुए तो हम वातावरण में कार्बन 14 जोड़ने लगे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से। इसका मतलब सीधा साधा ये हुआ कि अगर पिछले 100-200 में वर्षों की अगर डेटिंग करना चाहे कार्बन 14 के तरीके से तो उसमें बहुत समस्या है। इसीलिए अगर कोई सैंपल कम एज का होता है इतना तो हम कहते हैं कि वो सैंपल जो है वो मॉडर्न है। इसी तरह मैंने कहा कि रेडियो कार्बन का उत्पादन जो है वो भी बदल कर रहा है क्योंकि पॉलिमरेज भी बदलती रही है। और ये चीज भी हुई है कि जब पेड़ों के वलय का अध्ययन किया गया और अगर किसी पेड़ की उम्र इस तरह का पेड़ है जिसमें वलय बनती है और माना 200 साल पुराना पेड़ है और उसमें हमें माना 200 वलय या 200 रिंग्स ले जाते हैं, 3 रिंग्स, तो हमने उसमें हर एक जब कार्बन 14 को लिखा, हमने यानी वैज्ञानिकों ने उसमें हर एक में कार्बन 14 को नापा तो उन्हें सचमुच पता चला कि कार्बन 14 का प्रोडक्शन समय के साथ बदलता है। यही नहीं है, इसके अलावा और कुछ जटिल बातें हैं। जैसे समुद्र में अगर कोई सैंपल बनता है, उदाहरण के लिए कोई शेल है, कोई फोरामेनिफेरा है, कोई शंख है, कोई इस तरह की चीज है जो समुद्र में बन रही है, तो उसका जो कार्बन का स्रोत है वो समुद्र है। उस समुद्र में खुला हुआ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, वो चीज है वातावरण और उसे समुद्र में खुलने में टाइम लगा है। तो समुद्र के में बने हुए अगर किसी सैंपल को हम देख करेंगे तो उसकी आयु लगभग 300-400 वर्ष ज्यादा है। इसके अलावा समुद्र के अंदर अगर कभी नीचे किसी के दर्द से कोई निकल कर आ जाती है तो उसका कारण आता है तो फिर उस कार्बन में कार्बन 14 नहीं होगा। बहुत अगर स्तर रूप से समझना चाहें तो कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण से वातावरण उस नमूने में कार्बन 14 की मात्रा कम हो जाए उससे हमें अपरेंटली ज्यादा एज मिलेगी, हमें लगेगा कि सैंपल ज्यादा पुराना है, जबकि वो होगा नहीं। और अगर हम किसी तरह से कार्बन 14 को उसमें से जोड़ देते हैं किसी विधि से तो हमें लगेगा कि सैंपल उतना पुराना नहीं है। जब कुल मिलाकर ये प्रक्रिया, उदाहरण के लिए अगर कहीं पर होता है कोई जोड़ा है ज्वालामुखी का तो वहां के आसपास के पेड़ पौधों में जो मिट्टी है जिसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं उस मिट्टी में डेड कार्बन जुड़ गया यानी उसको ट्रांसफर नहीं होगा तो वहां के नमूनों की एज जो निकलेगी वो नॉर्मल से ज्यादा निकलेगी। इस जबर संशोधन की मैंने बात की कि कहां पर वो सैंपल बना है इस पर भी निर्भर करेगा। पढ़ेगा कि जो हमने बात कही कि कार्बन 12, 13, 14 का रेशियो स्थिर है वो भी बात सही नहीं है। उसका कारण यह है कि फ्रैक्शनेशन की क्रिया बनती है, इसके कई प्रोसेसेस हैं। इवन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब कार्बन एंटर करता है रंध्र में या स्ट्रोमेटा में तो उसमें फ्रैक्शनेशन होता है। जो हल्का आइसोटोप 12 है वो ज्यादा जाता है, 13 उससे थोड़ा सा कम ज्यादा जाता है और 14 सबसे कम जाता है। इसकी वजह से थोड़ा फ्रैक्शनेशन होता है। तो जो हमारी इनिशियल रेशियो वाली कंडीशन है वो फिर क्या वो नहीं होती। मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन इतना कहूंगा कि इस अनुपात के आधार पर 12, 13, 14 का जो अनुपात हम किसी पेड़ पौधे या किसी चीज में अगर कहीं पर हमें मीथेन मिलती है जो बैक्टीरिया से बनी है या कहीं पर हमें कोई ऐसा पदार्थ मिलता है जो किसी ऑर्गेनिक प्रोसेस से बना है उसमें कार्बन 12, 13 का अनुपात है वो अलग होगा और अगर किसी इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना है तो अलग होगा। आगे देखिए कितना अच्छा तरीका यह है कि अगर हमारे प्लांट्स जिनमें फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं अलग अलग है उनमें कार्बन 13 का कार्बन 12 का रेशियो, जिनमें C3 मैकेनिज्म है उनका रेशियो अलग होगा, जिनमें C4 मैकेनिज्म है उनका अलग होगा, जिनमें पर्सुलेशन एसी मेटाबॉलिज्म है उसका रेशियो अलग होगा। एल्गी जो यूकैरियोटिक है उनमें अलग होगा। और अगर मीथेन बैक्टीरिया की वजह से कोई मीथेन बनी है तो उसमें भी कार्बन 13/12 का रेशियो अलग होगा। इस रेशियो की इस अनुपात का महत्व यह है कि जब हम इसको मेजर कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या हमारा जो सैंपल है उस सैंपल के इतिहास में कोई ऐसी बात हुई है कि इसका फ्रैक्शनेशन हुआ है। और अगर वो फ्रैक्शनेशन होता है तो उसकी वजह से भी कार्बन 14 की आयु जो हम निकालते हैं उसमें 1 से 2% का अंतर निकल सकता है। इसके उपयोग इनके उपयोग एक उदाहरण है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट में पेड़ पौधों के अवशेष चले जाते हैं वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और उस कार्बन का हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कितने वर्ष, कितने हजार वर्ष पूर्व या कितने 100 वर्ष पूर्व सेडिमेंट जमा हुआ है। क्योंकि जितना पुराना सेडिमेंट होगा उसमें कार्बन 14 की मात्रा उतनी कम होती चली जाएगी। और अगर हम उसी में मॉडर्न रेंज में देखें तो हमें ये भी पता चल जाता है कि उस समय वनस्पति किस तरह की थी। और क्योंकि वनस्पति निर्भर करती है जलवायु पर,
तो हमें उस सेडिमेंट के टुकड़े का हमने अध्ययन किया, नमूने का हमने देखा, उसमें वनस्पति ऐसी थी, इसकी जलवायु ऐसी थी और वो 5000 साल पुराना है। हमने उससे ऊपर का सैंपल लिया, उसमें वनस्पति बदल गई, यानी उसकी भिन्न जलवायु का हमें पता चल गया और हमें पता चला कि वो 2000 साल पुराना है। तो पिछले कुछ हजार सालों में वनस्पति में क्या क्या परिवर्तन हुए समय के साथ, इसमें हमें रेडियो कार्बन डेटिंग के तरीका जो है वो सहायता करता है। इसके अलावा और कई चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर कहीं पर बर्फ जमा हुई है और उस बर्फ में ऑर्गेनिक सोर्स की कार्बन भी है, उस बर्फ की कार्बन में भी कार्बन ऑक्सीजन का मापन किया जाता है, तो वो बर्फ किस रेट से जमा हुई है इसके बारे में पता चल जाता है। अगर कोई जैविक पदार्थ लकड़ी हो सकती है, कपड़ा हो सकता है, ये भी काफी छोटी तरीके से की जा सकती है। यहाँ तक कि पोलन जो है उनकी डेटिंग की जा सकती है और पुरातत्व से संबंधित जितनी चीजें हैं उनमें से अधिकांश की डेटिंग रेडियो कार्बन तरीके से होती है। कहीं पर आपको अगर ऐसे बर्तन मिलते हैं जिनमें ऑर्गेनिक कार्बन है, क्या जानते हैं पुराने जमाने में बर्तनों को बनाने जो वनस्पति की चीजें उनका उपयोग किया जाता था। एक बार चावल का जो हस्त है उसका उपयोग किया जाता था, तो उसकी डेटिंग की जा सकती है। और हमारे पुरातत्वविद जब ये कहते हैं कि हमें वहां पर एक सभ्यता मिली जो 2 से 2500 ईसा पूर्व की थी, क्रांति थी, तो उसके मूल में रेडियो कार्बन विधि से आयु रखना ही होता है। पुराने पेंटिंग्स, पुराने चित्र, पुराना कपड़ा, ये वो उदाहरण है जो मैं आपको देना चाह रहा था। तुर्की में चूड़ी में 4.4 बाई 1 मीटर साइज का एक कपड़ा मिला था और लोगों ने कहा कि शायद चूड़ी है ये, क्योंकि इसमें कुछ निशान ऐसे मिले जैसे आंख हो, कहीं पर मुंह हो और इस तरह की। और उसके बाद जब इसका नेगेटिव बनाया देखा तो जो नेगेटिव का नेगेटिव था वो लग गया कि जैसे कोई ईसा मसीह है, लेकिन बहुत लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उस समय जैसे मैंने बताया समस्या थी कि इसमें से कोई भी 6 इंच बाई 6 इंच का या 8 इंच बाई 8 इंच का कपड़ा देने को तैयार नहीं था। लेकिन जब एक्सीलरेटेड स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड से रेडियो कार्बन डेटिंग आरंभ हो गई तब उसका टिकट के बाद 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा दिया गया और उससे उसकी आयु पता लगाई गई, पता चला वो तो 500 साल पुराना है। तो एक जो फ्रॉड था कहा जा सकता है उसका सॉल्यूशन कराया। ये मैंने जैसे पूरा जगह जो बताया कि मणिपुर एक जगह है लोकता में, इसमें इस तरह से हमने नमूने निकाले और इनमें हर नमूने की हमने डेटिंग की और वहीं के हमने पॉलन लेन भी देखे और हमें पता चला कि किस तरह के पॉलन यानी किस तरह की वनस्पति कितने 100 वर्ष पहले हुआ करती है। ये कोरल है, जो आप काली धारियां दे रहे हैं, हर एक साल में ये धारी बनती है, ये आर्टिफिशियली रंग किया गया है। और अगर हम एक तरह से शुरू करें और इसमें से हर में से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाल लें और उनकी डेटिंग करें या उसमें कार्बन आइसोटोप का हम मान करें तो हमें पूरा जलवायु का इतिहास पता चल जाएगा। यानी कैसे जलवायु के परिवर्तन हुए, तापमान के परिवर्तन कैसे हुए। माना जाता है कि तुर्की में कपड़े का जन्म हुआ और वो लगभग 8000 साल पुराना था, लेकिन उसके बाद एक कपड़ा और मिला और उस कपड़े की डेटिंग की तो वो लगभग 9000 साल पुराना निकला। तो पता चला कि कपड़े का इतिहास जो 8500 साल पुराना समझते थे वो करीब 9000 साल पुराना है। मार्साई में फ्रांस के पास जानवरों की समुद्र के नीचे गुफा में जानवरों के चित्र मिले थे और उस समय चित्र बनाने में जिन रंगों का उपयोग होता था वो वेजिटल ओरिजिन के थे, वो वनस्पतियों से बनाए जाते थे। तो खुरच के उस पदार्थ को निकाला गया, फिर उसकी कार्बोनेटिंग की गई, तब उससे पता चला कि जो चित्र पहले केवल जो है 19000 साल पुराने थे वो बाद में 30000 साल पुराने थे। इसी तरह से कनाडा में 17वीं शताब्दी में एक भूकंप आया था और जो स्लिप होने में जो मिट्टी लग गई थी उस मिट्टी में जो कार्बन था उसका उपयोग करके रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, तो ये पता चला कि ये भूकंप 17वीं शताब्दी में आया। इसी तरह की कोई पेंटिंग आपको दी गई है जिसके लिए कोई क्लेम कर रहा है कि 1000 साल पुरानी है या 500 साल पुरानी है, अगर उसकी डेटिंग आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ योगदान है। काट देना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टिव मेथड है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ समय बाद उससे ज्यादा सेंसिटिव निकल आए और हो सकता है कि बहुत छोटा सा टुकड़ा 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर का टुकड़ा आप उसमें से निकालें और उसकी डेटिंग, तो सेंसिटिविटी समय के साथ बढ़ेगी। लेकिन इसमें जो है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसमें अभी 40-50 हजार साल पुराने सैंपल को देख कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम अपनी सभ्यता के इतिहास की बात करते हैं जिसकी अधिकांश घटनाएं हमारी नजर के अनुसार 10,000 वर्ष की हुई है, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि होलोसीन पीरियड जो का बढ़ना है वो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि रेडियो कार्बन तो फिजिसिस्ट का क्षेत्र था, लेकिन उसका रेडियो कार्बन ने एप्लीकेशन किया एक बेस्ट विलर जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन इसके जहां एप्लीकेशन की बात करें, इस एप्लीकेशन में जियोलॉजिस्ट है, वैज्ञानिक है,
केमिस्ट है, पूरा वनस्पति विज्ञानी है, आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता है, पूरा जलवायुविद है और बहुत सारे लोग हैं। और जब से एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री 20-25 वर्ष पूर्व से उसका उपयोग शुरू हुआ है, तब से इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब भी हम सभ्यता की बात करेंगे, जब भी हम समय की बात करेंगे, जब भी हम जलवायु के परिवर्तन की बात करेंगे, जब भी हम मानव के इतिहास की बात करेंगे, तो कार्बन डेटिंग का अध्ययन